हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला टेस्ट है एनसीईआरटी का फ्री टेस्ट, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। और ये हमारे ऐप पे और हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस उपलब्ध है। तो जिन लोगों ने भी पहले ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो जाकर पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें और हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाकर रजिस्टर करके फ्री में ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये डिस्कशन देखते हैं तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ज़्यादा उपयोगी रहेगी, क्योंकि एक बार मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी इन सब प्रश्नों से रिलेटेड, तो उसके बाद जब आप इनके उत्तर जानेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी। और एनसीईआरटी से सवाल चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी है या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा और भी जो एग्जाम रहते हैं उनमें भी हमेशा आते रहते हैं और इनकी वेटेज अच्छी खासी रहती है। तो ये सब सवाल आपके लिए जानने और इनके उत्तर जानने, सिर्फ सवाल जानने से कुछ नहीं होगा, इनके उत्तर जानने भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और धीरे धीरे आप लोग जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखते जाइए, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे और आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों को कितनी जानकारी है और क्या क्या आप लोगों को और कार्य करने आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, तो ये कौन करता है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत होता है, ये चीज यहाँ पर सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, जैविक विविधता अधिनियम 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि पर्यावरण से में जो होता है पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसकी शुरुआत तब की गई थी जब बहुत सारे माइनिंग वगैरह खुल रहे थे, बहुत लोग विस्थापित होते थे और माइनिंग वगैरह या नई इंडस्ट्री जो भी लगाते थे, तो उद्योगों के लगाने के कारण जो भी वहाँ के पर्यावरण को हानि पहुँचती थी, तो कितनी हानि पहुँच सकती है, इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ही या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में उसका क्या प्रभाव रहेगा, इन सब चीज़ों के आकलन करने के बाद ही वहाँ पर जो भी कल कारखाने या माइनिंग वगैरह के काम है, खनन के काम है, ये सब शुरुआत करने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायो रिमीडिएशन तकनीक एक्स सीटू बायो रिमीडिएशन तकनीक है। तो देखिए बायो रिमीडिएशन तकनीक होती है एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी कचरा है, कोई भी प्रदूषित पदार्थ है, तो उसको वहीं पर सुधार किया जाए, उसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करके। लेकिन एक्स सीटू में क्या करते हैं कि जो भी प्रदूषित पदार्थ है, कचरा है, उसको उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ पर फिर उस पर जो भी बायो रिमीडिएशन का प्रोसेस होता है उसका उपचार किया जाता है। तो एक्स-C2 यहाँ पर अगर बात करें तो बायो रिएक्टर हो जाएगा, विंडरोज हो जाएगा और बायोपाइल्स हो जाएगा। जैव संवर्धन जो है वो इन सीटू है, ठीक है, कि जहाँ पर आपका कचरा था वहीं पर हम लोग इस चीज़ का रिमीडिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सीटू में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बायो वेंटिंग है, बायो रेस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों में मिल जाएगी। तो दूसरे सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी कि बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, जिसको कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक भी कहते हैं अंग्रेजी में, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ये नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल नहीं होगा। उसके बाद है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको UNEP भी कहा जाता है, इसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। ठीक है, तो ओरांग टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर दिया हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान असम दिया हुआ है। ऊपर में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, ओरांग टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो सही सम्मिलित अगर देखें सुमेलित तो सिर्फ 2 है और इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा बी। अब प्रश्न संख्या 5 पे पहुंचते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, जिसको कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग पीयूसी बनवाने जाते होंगे ना, ये सवाल उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए कि सीपीसीबी का गठन वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। ये गलत है, क्योंकि वायु नहीं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत इसको किया गया था, जो कि 1981 में नहीं 1974 में आई थी। ठीक है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ये सही है, तो आंसर हो जाएगा 5वें का हमारा केवल 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अत्यधिक सर्दियों की स्थिति में आमतौर पर विंटर किल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है? तो अत्यधिक सर्दी की स्थिति में मौजूद रहने में असमर्थता के कारण जंगली जानवरों की मौत, ये नहीं होगा। महासागरों के गहरे क्षेत्र में बहुत सारे मृत जानवरों का पता लगाना नहीं होगा। जलाशयों में मछलियों की मृत्यु जो लंबे समय तक जमी रहती है, ये आंसर होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब जलाशयों की ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाती है तो उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, उसके कारण वहां पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो उसके कारण ऑक्सीजन जो जल में घुलता है प्रकाश संश्लेषण के कारण वो नहीं मिल पाता है, प्लस बर्फ के कारण जो ऐसे वातावरण से डायरेक्टली जो वो ऑक्सीजन जाता है वो भी रुक जाता है। लेकिन क्या है कि जो भी जीव जंतु पानी के अंदर है वो तो सांस लेते रहेंगे, ऑक्सीजन लेते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वहां पर जो भी जीव जंतु मौजूद हैं वो मर जाते हैं, और इसी को कहते हैं विंटर किल। इसीलिए इसका आंसर होगा 6 का सी। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य रंग कारक है? तो यहाँ पर देखिए कॉन्गो रेड, नारंगी आई और लीड क्रोमेट, ये तीनों रंग कारक हैं, तीनों कलरिंग एजेंट हैं। ऑप्शन होगा डी। और ये तीनों के तीनों जो है वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए खराब हैं और कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर भी कर सकते हैं। इसीलिए इनका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि ये अत्यधिक जो मात्रा में है खाद्य पदार्थ में नहीं मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन स्प्रिंग शॉक शब्द सबसे अच्छा वर्णित करता है? स्प्रिंग शॉक यानी कि जब भी वसंत ऋतु आती है ना तो एक झटका लगता है। किसको झटका लगता है वही देखते हैं कि कौन सा वर्णन सही है। तो यहाँ पर है वसंत ऋतु में बर्फ के पिघलने के कारण जल निकायों में सल्फ्यूरिक एसिड की रिहाई, यही सही है। क्योंकि जब भी जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है बर्फ में जब जमा रहता है तो जब स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु आती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है और उसके कारण उसमें घुला हुआ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस रिलीज होते हैं। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 रहता है वो तो पानी के साथ घुल कर आएगा और उसी के कारण जल निकायों में, चाहे तालाब हो, नदी हो, कहीं भी हो, तो एसिड की मात्रा, अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं स्प्रिंग शॉक। ठीक है, अब प्रश्न 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है? तो अनुसूची 1 में वैसे वन्य जीवों की प्रजातियों को रखा जाता है जिनको कि बहुत बचा कर रखना है, जो कि लुप्त प्राय हैं और जिनके
शिकार पर या उन्हें पालने पर, पकड़ कर रखने पर सख्त रोक है, उनके व्यापार पर सख्त रोक है, उनको आप इधर से उधर ले नहीं जा सकते, और अगर ऐसा करते पाए गए तो जेल भी हो सकती है, जुर्माना, जेल सब होगा। ठीक है, तो ऐसी सूची में यहाँ पर कौन कौन से जीव है, तो तिब्बती जंगली गधा ये भी है, लाइन टेल मकाओ यानी शेर की पूंछ वाला मकाक, पिग्मी हॉग, ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिए गए में डी आंसर होगा, ऊपर में एक से सभी। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 3 नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। उसमें आप गिद्ध भी देखिएगा, उसमें आप एशियाटिक लाइन भी देखिएगा, टाइगर भी है, तो बहुत सारे ऐसे रेड पांडा वगैरह जीव जंतु हैं। तो इसकी लिस्ट लंबी चौड़ी है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब प्रश्न 10 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में वनस्पतियों और जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती से लेकर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती तक तथा झाड़ीदार वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद पश्चिमी घाट में उत्तर पूर्वी वर्षा वनों के समान सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही। इन वनों में धारीदार लकड़बग्घे और मृग पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न 10 का, यानी कि उपरोक्त में से सभी 1, 2, 3। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात का राज्य पक्षी है, गुजरात नहीं होगा, यहाँ पर राजस्थान होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां पर पाए जाते हैं और ये लुप्त प्राय है। ठीक है, यह विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी मैदान में पाए जाते हैं, सही है। यह एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, ठीक है, ये भी सही है। और ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जितना संरक्षण इन्हें प्रदान किया गया उतना पाकिस्तान में नहीं किया गया। पाकिस्तान में अगर मान लीजिए कि बॉर्डर पार करके हमारे ये पक्षी चले जाते हैं राजस्थान से पाकिस्तान की ओर, तो वहां पर इन्हें मार भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। अब चलिए अगले सवाल में 12 नंबर में देखते हैं। येलो थ्रोटेड यानी कि गर्दन वाला बुलबुल भारत की 22 बुलबुल प्रजातियों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन इस पक्षी के बारे में गलत है? इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत वल्नरेबल, यहाँ पर ठीक है वल्नरेबल लिखा जाएगा, यानी कि संकटग्रस्त है, ठीक है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे के अवैध स्वीकार पर या कब्जा करने पर, पकड़ कर रखने पर का खतरा नहीं है, तो ये चीज़ें तो होती हैं। यह प्रकृति में महानगरीय है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि और सारे पक्षियों के साथ रहता है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन पक्षी नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल टाइगर रिजर्व भी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टाइगर रिजर्व भी है, और दिए गए रूट में से हमें सही आंसर चुनना है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, नंदा देवी जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। मानस नेशनल पार्क आसाम में और काजीरंगा ये दोनों भी टाइगर रिजर्व है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर है 14 नंबर, भारत स्टेज BS, जिसको कि बार बार हम लोग देखते हैं कि नया इंजन लगेगा, गाड़ियां महंगी हो जाएगी, ये चीजें न्यूज में चलते रहती है। अभी फिर BS 6.2 कुछ लोग कह रहे हैं कि नया आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि BS 7 आ रहा है, तो देखना है कि अब आता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BS मानदंड वर्ष 2000 में पेश किए गए थे, सही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा BS मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसमें केंद्र सरकार का ही निर्णय होता है, इसमें राज्य सरकारों का कोई निर्णय नहीं होता है, और इसी कारण सेकेंड स्टेटमेंट जो है दूसरा वो गलत है। BS मानदंड संयुक्त राज्य के विनियमों पर आधारित है, ऐसा कुछ नहीं है,
ये हमारे भारतीय मानदंडों पर ही आधारित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न मानदंडों को लागू किया जाता है, ये सही है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है और इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, पारंपरिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही सुमेलित है? किसी परितंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन पदार्थों के उत्पादन की दर है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ नहीं होता है बट रासायनिक संश्लेषण भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। अपचय तब होता है जब जीवाणु और कवक एंजाइम अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। कैटाबॉलिज्म का मेनली बात कर रहा है, तो ये सही है। द्वितीय उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है और लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि जब भी जनगणना होती है तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलता ही मिलता है। और भूगोल जो लोग ढंग से पढ़ते हैं उनको तो ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करती है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर, माइग्रेशन, तीनों पर करती है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन डी ऊपर में से सभी होंगे। देखिए नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा, एकदम आंसर फटाफट देते जाइए, अपने आप को अपने साथ साथ ही यहाँ पर टेस्ट भी करते रहिए कि कितनी जानकारी है, क्या सही उत्तर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो एक अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, प्रवासन के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, कोई भी आदमी कहीं से अगर विस्थापित होता है, प्रवासन करता है, भागता है वहां से, तो क्यों भागता है? तो यहाँ पर खतरे, नागरिक अशांति, ग्रेटर वेल्थ यानी कि ज़्यादा धन हो जाए तो भी, अगर ज़्यादा धन हो ही जाएगा तो कोई भागेगा क्यों? ठीक है, सेवा की कमी, अगर माल्या नहीं हो, नीरव मोदी नहीं हो, जैसे नहीं हो तभी, अदरवाइज तो भाग ही जाएंगे। ठीक है, सेवा की कमी, रोजगार की संभावना। अब यहाँ पर पूछ रहा है सवाल, प्रवासन के कारणों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल फैक्टर नहीं है? पुल फैक्टर नहीं है यानी कि जो लोगों को खींचता ना हो कि अपने तरफ। तो देखिए जहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उधर लोग पुल होते हैं, उधर की ओर जाना चाहते हैं। और कुछ कुछ होते हैं पुश फैक्टर की, जिसके कारण लोग वहां से भागते हैं। तो पुल फैक्टर नहीं है यानी कि पुश फैक्टर है कि किस कारण से लोग वहां से भाग रहे हैं। तो देखिए खतरे के कारण, अगर किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध वगैरह हो जाए, या फिर नागरिक अशांति हो जाए, वहाँ मारपीट, वही युद्ध वगैरह, सिविल राइट्स के कोई ये नहीं हो, या सेवा की कमी हो वहाँ पर, तो ऐसे ऐसे कारणों से लोग वहाँ से भागते हैं। और ये पुल फैक्टर नहीं है, पुश फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। हम लोग देखते हैं अगला सवाल है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्ल का कारण संभावित प्रभाव नहीं है? तो ये इसके कारण संभावित प्रभाव नहीं है, इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो प्रवाल भित्तियों का विरंजन ये नहीं होगा, वाणिज्यिक मत्स्य पालन में कमी ये भी नहीं होगा, उसके बाद पलव के उत्पादन में वृद्धि, तो ये पलव का उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि पलव मतलब क्या हो गया? फाइटोप्लैंक्टन। तो जहाँ पर भी अम्लीय चीज बढ़ जाएगी, जहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाएगी ओशन में, तो उसके कारण फाइटोप्लैंक्टन में कमी आएगी, पलव में कमी आएगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। एक विदेशी ने अपने आधिकारिक दौरे के दौरान एक विशेष क्रम में कुछ भारतीय राज्यों का दौरा किया। उसने निम्नलिखित क्रम में प्रत्येक राज्य में एक अद्वितीय वन्य जीव प्रजाति का सामना किया। अब क्या है? पहला देखा उसने एशियाई शेर, दूसरा देखा अंगुल, तीसरा देखा लाल पांडा, चौथा देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो
तो नीचे दिए गए कोड से महिला द्वारा देखे गए भारतीय राज्यों का सही क्रम चयन करें। तो एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में हम लोगों को पता है कि गुजरात में मिलता है। तो यहाँ तीन तीन जो है जिसको कि गुजरात से शुरू हो रहा है, तो 3 हमारे हो गए, एक पहले ही खत्म हो गया। अब क्या है, हंगुल। हंगुल जो है दतिंजंग नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बाकी 2 में नहीं है। तो 2 ऑप्शन से ही हमें 2 इंफॉर्मेशन से ही आंसर मिल जाएगा कि डी हमारा आंसर है, क्योंकि एशियाटिक लायन गिर गुजरात, दचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, हंगुल लाल पांडा अरुणाचल प्रदेश और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा कि अभी हमने देखा राजस्थान, स्टेट बर्ड भी है वहां का। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पादप प्लवक की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है। ये गलत है, उष्णकटिबंधीय में नहीं पाई जाती है, लेकिन वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या हो गया, हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय नहीं उपोष्ण कटिबंधीय होगा। और पादप प्लवक वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी हमारा केवल 2 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह मिलावट के खिलाफ गुणवत्ता वाले उत्पादकों का आश्वासन देता है। FPO 1 मार्क है, ठीक है, ISI मार्क है, 1 मार्क है। तो ये तीनों सही उत्तर होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्रो उपभोक्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शाकाहारी पौधे खाने वाले होते हैं, सही बात है। मांसाहारी जानवर खाने वाले होते हैं, सही बात है। सर्वभक्षी सभी प्रकार के भोजनों को करते हैं, सही बात है। ऑप्शन डी हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए कि किसी जीव विशेष के ऊतकों में विषैले रसायन के संद्रित निक्षेपण की घटना कहलाती है जैव संचय, जैव अवधारण, जैव परिवर्तन या बायोस्पर्जिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए जैव संचय, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले एक छोटा दुर्लभ पक्षी सैब्लैक बजास भारत में कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर और भद्रा में नहीं मिलेगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर मिलता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। एशियाई शेर सीधा सीधा कहाँ हो जाएगा, गुजरात। ब्लैक बक हरियाणा, सीरो मिजोरम, उसके बाद लाल पांडा सिक्किम। तो देखिए ए का 2, बी का 1, 3, 4, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा उत्तर। अब है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम को सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। वनस्पतियों और जीवों का समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन पढ़ा हमने और वही उत्तर निकल गया। ठीक है, चलिए सही बात है। अगला क्वेश्चन, खनिजों की खोज में शामिल एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय जैविक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। सही कोड चुने। तो इसमें भारतीय जैव सर्वेक्षण, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। बाकी के होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 5। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न संख्या 28, ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोतों के रूप में कोयले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 80% कोयला जमा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट नहीं है बिटुमिनस है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। रानीगंज भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी गलत क्योंकि ये हो जाएगा झरिया। सिंगरौली पश्चिम बंगाल में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, नहीं ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। गलत कोड चुने तो उपरोक्त में से सभी, यानी कि डी। अब प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्थान है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो ये सही बात है। यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, सही बात है। यह नई दिल्ली में स्थित है, ये गलत बात है। यह नई दिल्ली में नहीं, गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुरुग्राम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30, हिमनदों द्वारा बनाई गई भू आकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घाटी के ग्लेशियर निम्न घाटियों पर बने हैं जो विशेष रूप से लंबे और सक्रिय, चौड़े होते हैं, सक्रिय नहीं होते। महाद्वीपीय हिमनद वे बर्फ के आवरण हैं जो आसपास की निचली भूमि पर फैले हुए हैं और एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए, ये सही है। तो सही कोड चुने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्र के ढेर, ये ढेर नहीं मेहराब होता है, ठीक है, चलिए इसको चेंज कर लीजिएगा। अपर्दनीय तटों की सबसे व्यापक भू आकृतियां हैं, तो चलिए ये सही है। समुद्री मेहराब, आर्चेस, ठीक है, एक पुल की तरह संरचना है जो तब बनती है जब दो गुफाएं, गुफाएं नहीं होती है, गुफाओं तो अलग होती है, ये विंडोज के कारण बनती है, यानी खिड़कियों के कारण। तो गलत कोड चुने, तो यहाँ पर केवल दो, यही गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 32, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, सही है। IIP उत्पादन की भौतिक मात्रा मापती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अमेजोन बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेजोन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, सही बात है। चलिए अब यहाँ पर है कि यह जीवों और आर्कटिक में समृद्ध है और ब्रोमेडियाड पर पौधे परजीवियों के रूप में विकसित होती हैं, ये भी सही बात है। यह पूरे वर्ष गर्म और शुष्क नहीं होती है, आर्द्र होती है, ठीक है, आर्द्र होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो सही कोड चुने तो ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेनोथर्मल एक ऐसी स्थिति है जब कोई जीव खुद को तापमान की संकीर्ण सीमा तक सीमित रखता है, सही बात है। यूरीथर्मल एक ऐसी स्थिति है जब एक जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में सहन कर सकता है और पनप सकता है, ये भी सही है। तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, दानिनी की 1 और 2 दोनों क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाव को सही ढंग से परिभाषित करता है। ये बढ़त प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पर कोर प्रभाव होगा, कोर एज इफेक्ट जो कहते हैं ना, कोर प्रभाव होगा। यह जनसंख्या या समुदाय संरचना में परिवर्तन है जो दो आवासों की सीमा पर होती है। पहला ये ऑप्शन आंसर हो गया, यानी कि 35 का ए। तो इसमें ज्यादा हमें आगे की चीजें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 36, 3 दर्जन पहुंच गए हम लोग, है ना। किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया को पूर्ण कहा जाता है जब एक प्रजाति अन्य प्रजातियों की उपस्थिति से खुद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या नुकसान पहुंचाए बिना अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है या प्रतिबंधित करती है? तो ये है ऑप्शन सी, एमेंसिलिज्म। ठीक है। और इसकी पूरी जो एमेंसिलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, ये सारे का चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से पढ़िए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से यूपीएससी या बाकी के स्टेट पीसीएस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे IUCN सूची में सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर ये इंडेंजर्ड होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है 37 का हमारा गलत है। ठीक है। उसके बाद यह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, ये भी सही है। ये केवल मीठे पानी में रहता है, ये सही है। तो इस कारण 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर, केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 38, भारत के दिए गए आर्द्र भूमियों में से कौन सा उस राज्य के साथ गलत तरीके से मेल खाता है जहां यह पाया जाता है? वेटलैंड की बात हो रही है। ठीक है। तो अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि केरला सही है, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश सही है, दीपोर बेल मणिपुर गलत है, असम होगा इसका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और होकेर वेटलैंड जम्मू कश्मीर ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत किया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। अब हो गया प्रश्न संख्या 39, भारत में पारिस्थितिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा। रामदेव मिश्रा जी थे और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पीएचडी की थी इकोलॉजी में, और WH पियर्साल इनके गाइड थे पीएचडी करने में। ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, उत्पादकता से संबंधित निम्नलिखित परिभाषा पर विचार करें। प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। तो चलिए ये तो ठीक है। सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। चलिए ये भी सही है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता श्वसन में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सकल प्राथमिक उत्पादकता की मात्रा है। तो ये गड़बड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा 40 नंबर का वो क्या होगा? डी होगा। क्योंकि लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गलत कोड चुने। अब यहाँ पर कोई भी आंसर गलत है नहीं, यानी कि सभी आंसर सही है। तो यहाँ पर डी होगा आंसर, यानी कि सारे के सारे आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायनियर समुदाय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पायनियर मतलब क्या होता है? कोई भी जगह पर कोई सबसे पहले कोई चीज की शुरुआत करता है तो उसे हमें पायनियर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायनियर समुदाय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और काफी अनुमानित परिवर्तन, तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब देखें, प्रत्येक अस्थायी समुदाय जो उत्तराधिकार के दौरान बनती है, ये भी गलत है। अब बात करें उत्तराधिकार का अंतिम चरण, ये भी गलत है। किसी क्षेत्र का उपनिवेश करने वाली पहली प्रजाति, तो ये ऑप्शन डी होगा सही आंसर 41, यानी कि 41वें क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस चक्र में फास्फोरस का अच्छा स्रोत है? समुद्री पशु होते हैं, चट्टानें होती हैं, उसके बाद जलवामुखी होते हैं, स्थल मंडल होते हैं यानी कि लैंड रिसोर्सेस। तो यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। 42 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकुलेट मैटर को हटाने का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है? तो स्मोक स्टैक नहीं, ये तो चिमनी हो गया। चिमनी से कहाँ से हटेगा पार्टिकुलेट मैटर, है ना।
उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 44 नंबर का ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है कि एक ऐसा चेंबर सा बना रहेगा, उसमें नीचे से जो भी धुआं जो रहता है, एग्जॉस्ट गैस रहता है चिमनी वगैरह का और बॉयलर वगैरह का इंडस्ट्रीज में, उसे डाल देते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, रड लगे रहते हैं, जिसमें कि हजारों वोल्ट की पावर सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। और उससे क्या होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं और नीचे सेटल कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस तरह से पार्टिकुलेट मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से निकाला जाता है। ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FI द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस ने 1985 में की थी, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यह इको टूरिज्म जिसे पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला सवाल, प्रश्न संख्या 46। इसमें कह रहे हैं कि बाओबाक वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बाओबाक पर्णपाती पेड़ है जिनकी ऊंचाई 5 से 20 मीटर तक होती है, सही स्टेटमेंट है। वे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के निचले इलाकों में उगते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 में। कोमोडो ड्रैगन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह पृथ्वी पर छिपकली की सबसे बड़ी और भारी प्रजाति है, सही है। यह भारत के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में पाई जाती है, न कि भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, आंसर नहीं कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन H 47 नंबर का, यानी कि ओनली 1, केवल 1। अब है प्रश्न संख्या 48। भारत की दी गई झीलों में से कौन सी झील उस राज्य से गलत तरीके से मेल खाती है जहां यह पाई जाती है। वेम्बनाड झील केरला, सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, सही है। चिलिका झील उड़ीसा, सही है। वुलर झील सिक्किम में नहीं होगी, ये होगी जम्मू और कश्मीर में, न कि सिक्किम में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, और बाकी के नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि गलत आंसर चेक करना था। अब आ जाइए 49 नंबर में। बॉन कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1999 में बॉन में हुई थी, ये गलत है। ये 1979 में 1979 में हुई थी, 99 में नहीं हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब है अगला, यह संधि प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के तहत UNEP के तत्वाधान में हुई थी, सही है। भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है, सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। एलेन का नियम निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सभी स्रोत सूर्य है, बात सही है, लेकिन एलेन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यह डिपेंड करता है ना। सही बात तो बहुत कुछ है। सूर्य द्वारा मुक्त की गई कुल ऊर्जा का केवल 0.2% ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये नहीं है एलेन का स्टेटमेंट। समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो निकट संबंधी प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। एलन साहब यही कह कर गए थे कि जब दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ते रहेंगे ना तो वो ज्यादा दिन तक साथ में नहीं रह सकते हैं। बात भी सही है कि सिंपल सी दिन दुनिया की बात है कि अगर दो आदमी अगर एक ही चीज के लिए बहुत दिनों से लड़ रहे हैं तो कब तक वो साथ में टिक पाएंगे। या तो एक दूसरा कहीं भाग जाएगा या तो एक दूसरे को मार डालेंगे। ठीक है, ये तो चीजें होंगी, तो ये एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारा डिस्कशन होता है पहले पेपर का, पहले टेस्ट का खत्म। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने, भले ही अगर आपने डिस्कशन देख भी लिया कोई बात नहीं है, एक बार टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी और चीज़ों को याद करके रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और अगर आपने हम यहाँ तक हमारा डिस्कशन देख लिया है, पूरी वीडियो देखी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बेल आइकन दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि आगे की जो भी हमारे डिस्कशन वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियोस, बाकी चीज़ों की वीडियोस आएंगी तो उसकी जानकारी आप लोगों तक त्वरित रूप से पहुंचती रहेगी। तो यहीं पर हम लोग अपनी डिस्कशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।